घन का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर, और घन के जैसा ही शेप रखता है घनाभ, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। जनरली एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे और आसान क्या होगा बताओ। तो क्या 5 के विपरीत 7 2 होगा कभी? 5 के विपरीत नहीं होगा ना 2, विपरीत मतलब विपरीत सतह पे नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा डाइस है? मानक पासा नहीं है। 2 कॉमन है ना, 5 और 2, तो 3 के विपरीत कौन होगा? 4 होगा। जो बच गया इसमें तीसरा है, जो बच गया इसमें तीसरा, तो आंसर क्या होगा? 4। जबकि 4 और 2 दोनों दिख रहा है, जबकि निश्चित हो गया है कि 4 और 2 क्या होगा? अपोजिट है। तो 4 2 अपोजिट है और वो दिख रहा है, मतलब ये पासे संभव नहीं है, इससे बनाए हुए पासा संभव नहीं है। पूरे घन को लाल रंग में डुबा दिया गया, तब पूछेगा बताओ इसमें ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह लाल रंग से रंगे हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। कोई घन और घनाभ, तो इसमें करते क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन होता क्या है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, संभव सीरीज में के आगे हम लोग आज एक टॉपिक घन और पासा, क्यूब एंड क्यूबॉइड करवा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने किया है संभव सीरीज में। आशा करते हैं आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब एंड डाइस। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा क्यूब एंड डाइस, घन तथा पासा, डाइस। ठीक है, पहले हम लोग डाइस से शुरुआत करेंगे, क्योंकि डाइस जो होता है, पासा जो होता है, वो भी एक घन के ही जैसा होता है, घन के ही आकार का होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, पहले शेप को समझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आप यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखिए, अभी सबसे पहले घन की बात करते हैं। सबसे पहले घन का आकार कैसा होता है? तो घन का आकार 3 डायमेंशनल होता है। सबको पता है घन का आकार 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो पेपर पे ऐसे दिखाया जा सकता है। बस ये मान लीजिए अभी कि सभी प्रत्येक भुजा बराबर है। ठीक है ना, घन का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर, और घन के जैसा ही शेप रखता है घनाभ, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। ठीक है, तो घन का जो आकार होता है वो क्या होता है? तो घन का आकार में आप सबको दिख रहा है, इसमें 6 फेस होता है। ये एक फेस, इसका अपोजिट फेस, ये फेस इसका अपोजिट, ये फेस इसका अपोजिट। मतलब सपोज कीजिए ऐसे, जिस कमरे में आप हैं उस कमरे में जिस साइड आप खड़े हैं, जैसे मैं अभी बोर्ड की तरफ हूँ, स्मार्ट बोर्ड की तरफ हूँ, ये जिस दीवार पर लगा है, इसके सामने एक दीवार है, इसके बाएं में एक दीवार है, एक दाएं में दीवार है, एक ऊपर है और नीचे है ना। तो हम कह सकते हैं 6 सतह। तो 6 सतह से बना जो आकार होता है उसको घन बोलते हैं, और पासा जो होता है, पासा डाइस जो होता है, वो भी घन के आकार का होता है ना। तो इसमें ध्यान ये रखते हैं कि घन में कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। घन में कितने कॉर्नर होते हैं? कॉर्नर तो 8 होते हैं, 8 कॉर्नर। कॉर्नर मतलब शीर्ष, कोना। 4 ऐसे, 4 ऐसे, तो 8। घन के कितने किनारे होते हैं? कितने एजेज होते हैं? घन में कितने किनारे होते हैं? कितने एजेज होते हैं? कितने किनारे कितने? तो ये 4 देखो, 4 भुजा, ऊपर में भी 4, 8 भुजा, और इन दोनों 4 भुजा से जो आकार है, और 4 भुजा से आकार को जोड़ने वाला 4 भुजा, 1 2 3 4, तो कितने? 12। तो हम कह सकते हैं घन के 6 सतह, 8 शीर्ष, शीर्ष या कोना, तथा 12 किनारे होते हैं, तथा 12 किनारे होते हैं। ठीक है, ये समझना है। अब जो पासा होता है, अभी हम लोग पहले पासे की बात करेंगे। पासा है ना, जो लूडो हम लोग खेलते हैं, तो लूडो में जो पासे का यूज होता है ना, उसका भी आकार घन के आकार का होता है ना। तो पासे को पेपर पे, पासा को, क्योंकि हम लोग आगे हम लोग अभी पहले पासा की बात करेंगे, फिर घन के जैसा ही घन और घनाभ में क्या करते हैं वो बताएंगे। तो पहले पासा की बात करें, पासा
पासा क्या होता है? डाइस। पासा क्या होता है? डाइस। इसका आकार क्या होता है? जैसे ऐसे समझ सकते हैं, इसका आकार क्या होगा डाइस का? तो आप देख सकते हैं डाइस का भी आकार ऐसा ही होता है। मतलब अगर डाइस देख लें, डाइस में तो जो हम लोग लूडो खेलते हैं, आप एक बार घर में आप निकाल कर देखेंगे तो आपको दिखेगा, मेरी बातें एकदम सत्य साबित होगी कि जो एक डॉट है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, जिस पासे का यूज करते हैं, कोई एक आदमी फेंका, कोई एक लड़का फेंका, 4 दिखा, कोई एक फेंका तो 6 दिखा, कोई एक फेंका तो 3 दिखा, तो ऐसे करके 1 से लेके 6 डॉट होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो पासा होता है ना, जो डाइस होता है, डाइस में हमेशा याद रखना कि 1 के अपोजिट हमेशा 6 होता है। और वो कौन? जो हमारे आम जीवन में यूज होता है, घरेलू में लूडो खेलते समय जिस पासे का यूज करते हैं, उसमें 1 डॉट के अपोजिट 6 दिखेगा, 2 के अपोजिट 5 दिखेगा और 3 के अपोजिट 4 दिखेगा। और यही माना हुआ है, इसी को मानक पासा भी बोलते हैं। पासे के 2 प्रकार होते हैं, है ना, इसको मानक पासा बोलते हैं। मानक, मानक पासा का मतलब स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। और सामान्य पासा या अमानक पासा, सामान्य पासा, नॉर्मल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, ये समझना है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा। जैसे इसको बस समझने के लिए ऐसे समझना है, देखो जैसे मानक पासा क्या होता है? तो मानक पासा वही होता है जिसके 1 डॉट के अपोजिट, 1 डॉट के अपोजिट, यानी 1 डॉट मतलब नंबर 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है और 3 के अपोजिट 4 होता है। मतलब अपोजिट सतह पे आने वाले का योगफल हमेशा 7 होगा। अगर 7 होगा तो उसी को मानक पासा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मानक पासा। जनरली एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे और आसान क्या होगा बताओ? अगर अगर मानक पासा है और 1 के अपोजिट कौन होगा? 6, 2 के अपोजिट कौन होगा? 5, 3 के अपोजिट कौन होगा? 4। क्योंकि अपोजिट, विपरीत स्थानों पर आने वाले, विपरीत स्थानों पर आने वाले पासों पे जो डॉट्स हैं उसके योगफल अगर 7 हो जाए तो वो मानक पासा बोला जाता है, ठीक है। और जिसके अपोजिट का सम 7 नहीं होता है, हम ऐसे सोच सकते हैं कि जिसके अपोजिट का सम, मतलब जो मानक पासा नहीं है, वो ऐसा पासा जो मानक पासा नहीं है, वो क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड होता है, सामान्य पासा होता है। क्लियर है ये? ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें पासे में और क्या क्या ध्यान रखते हैं? तो पासे का जब फिगर हम लोग बनाते हैं तो पेपर पे ना, या क्वेश्चन पेपर पे हम लोग को पासे में केवल 3 ही सतह दिखता रहता है। 3 सतह दिखता है ना, 3 सतह दिखता है। तीन सतह, जैसे ये दिख रहा है, इसके अपोजिट नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसके अपोजिट नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसके अपोजिट। तो 3 सतह दिखता है, और ये तीनों सतह पे आने वाला जो भी नंबर हो, सब आपस में कैसा माना जाता है? मतलब ऐसे समझना, एक सतह का एक ही विपरीत होता है, एक सतह के साथ एक ही विपरीत होता है, और बाकी सब अगल बगल वाला होता है, निकटस्थ। जैसे देखो यहाँ पे अभी ये एक सतह है, देखो ये एक सतह, ये वाला पार्ट है ना। अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक सतह है, इसके अपोजिट कौन है? एक ही है विपरीत में, ये सतह इसके अपोजिट विपरीत में एक ही है, ये सतह इसके अपोजिट। ये फ्रंट पे है, बैक में एक है, टॉप पे है, बॉटम में है, बाएं में है, दाएं में है। लेकिन इस एक के इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? इसके साथ ऊपर वाला जुड़ा है, इसके साथ नीचे वाला जुड़ा है, इसके साथ बाएं वाला जुड़ा है, इसके साथ दाएं वाला जुड़ा है। इसका मतलब पासे में या किसी भी घन या घनाभ में एक सतह का विपरीत एक सतह होता है, और ऐसा ऐसा 6 सतह होता है ना। और विपरीत सतहों का जो जोड़ा होता है 3 जोड़ा होता है। एक जोड़ा
2 सतह, दूसरा जोड़ा भी 2 सतह और तीसरा जोड़ा भी 2 सतह, तो टोटल 6 सतह हो गया। एक के विपरीत एक ही होता है, मतलब एक के विपरीत मतलब एक सतह के विपरीत केवल और केवल एक ही सतह होता है, बाकी एक सतह के 4 निकटस्थ होता है, एडजेसेंट पोजीशन पे सतह होता है, मतलब अगल बगल वाला होता है, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो, पेपर पे हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, या पेपर पे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि वाई नाम के एक नेताजी थे, है ना, उन्होंने क्या किया, गांधी टोपी पहनी, है ना, और हम जैसे जनता के पास आकर वोट मांगा। हम जैसे जनता के पास आकर क्या किया, वोट मांगा। ठीक है, हम जैसे जनता के पास आकर क्या किया, वोट मांगा। ठीक है, उसके बाद हम ही लोगों को, जो हम लोग के वोट से बनकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए, और हम ही लोगों को पजामा पहना दिया। समझ गए? बस ये याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोग डाइस का फिगर बनाते हैं, बट एग्जाम में जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो फिगर बना रहता है, एग्जाम में तो फिगर बना रहता है। ऐसे देखो, ये दोनों हाथ फैलाया, हम जैसे भोली भाली जनता को ठीक है, हम जैसे भोली भाली जनता को क्या किया, टोपी पहना दिया, टोपी पहन के पजामा पहना दिया। तो ये ध्यान में रखने के लिए केवल बता रहे हैं, ये फिगर बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं किसी के अपोजिट, जैसे मान लो मानक पासा, मानक पासा में कभी पूछेगा ही नहीं, मानक पासा में स्टूडेंट पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि एक के अपोजिट हमेशा 6 होता है, जो नॉर्मल डाइस, मतलब जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिस डाइस से हम लोग लूडो खेलते हैं, तो निश्चित रूप से एक के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, और 3 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब उसी को हमने यहाँ दिखा दिया, आप इसको देख सकते हैं कि कितना कोना होता है। सारा एक एक चीज़ जो अभी हमने लिखा था वही चीज़ यहाँ पर है, जो लिखा था वही चीज़ आपको ये दिख जाएगा। समझ गए? फिर इसके बाद देखो, अब मानक पासा देखो, अभी बताया था, मानक पासा 1 से 6 तक की संख्या में 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4, मतलब 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 7 हो जाएगा, तभी वो मानक पासा माना जाएगा। ठीक है, अब मानक पासा को छोड़कर जब भी प्रश्न बनता है, सामान्य पासा पे बनता है ना, साधारण पासा पे बनता है, नॉन स्टैंडर्डाइज पे बनता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा नंबर, उसमें देखना हो सकता है सिंबल भी हो जाए। समझ गए? मतलब संख्या भी हो जाए, नंबर भी हो जाए, हो सकता है अक्षर लेटर भी हो जाए, है ना, शेप भी हो जाए, सिंबल भी हो जाए, कुछ फिगर हो जाए, है ना, रंग भी हो सकता है, कलर वगैरह हो सकता है, और मिश्रण, मिश्रण मतलब सब कुछ का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है ना? तो देखो, अब इसके बाद स्टैंडर्डाइज आपको समझ में आया था, अभी स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे थे। देखना, यहाँ लिखने का भी जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है इससे कि अभी लिखा हुआ भी है, हमने जो बात बोला है कि दो डाइस व्हिच सी इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना, दैनिक जीवन में ऐसा पासा जो हमें से दिखता है, दिखता कहाँ है बताओ, लूडो खेलते समय दिखता है, तो लूडो खेलते समय दिखता है, उसी को मानक पासा बोला जाता है। बस मानक पासा अगर इसको नहीं लिखता, ध्यान से समझना, इसमें 3 फेस दिख रहा है हमें, इसमें 3 फेस दिख रहा है, दिखने वाले में से ना कोई भी एक पेयर, जैसे 5 4 1 है, तो क्या 5 + 4 7 है, 1 + 4 दिख रहा है, बताओ, 5 4 7 है, 1 4 7 है, 5 1 7 है, नहीं है ना? तो दिखने वाले में से अगर एक भी, ये दिखने का मतलब ये विपरीत नहीं हो सकता है, ये इसके बगल में, इसके बगल में, विपरीत नहीं है, ये एकदम नेबर पोजीशन पे है, बगल में है ना, अगल बगल है, निकटस्थ सतह है ना, निकटस्थ सतह है। ठीक है, तो बताओ दिखने वाले में अगर एक भी पेयर का सम 7 हो जाएगा, अगर यहाँ 5 है, यहाँ 2 होता, मान लो 2,
तो 5 और 2 मिला के 7 हो जाता। तो 7 होता तो ये इसका मतलब है कि 5 के विपरीत 7 2 नहीं हो सकता है। अब अगल बगल में दे दिया तो फिर मानक पासा नहीं माना जाता, सामान्य पासा होता। लेकिन यहाँ पे आराम से दिख रहा है, इसलिए 5 के अपोजिट कौन होगा? 2 होगा। 1 के अपोजिट कौन होगा? 6। 4 के अपोजिट कौन होगा? 3। यही यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, देखो अब अभी फिलहाल से देखो, अब ये कैसा पासा है देखने से लग रहा है। देखो 5 2 4, अब बताओ 5 + 2 7 है ना? तो 5 + 2 7 है। जो पासे पे जो नंबर है वो हमें दिखने वाले में से 5 + 2 7 हो रहा था। ये दोनों अगल बगल में विपरीत तो है नहीं, है ना? एडजेसेंट पोजीशन पे है, विपरीत है नहीं। अगर विपरीत नहीं है तो इन दोनों का सम 7 हो रहा है। तो क्या 5 के विपरीत 7 हो 2 होगा कभी? 5 के विपरीत नहीं होगा ना। 2 विपरीत मतलब विपरीत सतह पे नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा डाइस है? मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है तो अब क्या होगा? तो केवल इसी एक ही फिगर से हम पूरे सभी का नहीं बता सकते हैं। एक ही फिगर से हम सभी का नहीं बता सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, देखो जैसे 5 है, 5 समझ गए? तो 5 के अगल बगल वाला कौन है? तो 5 के ये कभी विपरीत हो सकता है? एक्चुअल में 5 के विपरीत चाहिए, अपोजिट ऑफ 5 या अपोजिट ऑफ 2, अपोजिट ऑफ 4 चाहिए। तो 5 के अगल बगल में कौन है? 2 और 4 है। देखो 5 के अगल बगल में कौन है? 2 और 4 है। तो 2 और 4 का भी अपोजिट हो सकता है? नहीं। बाकी हो जाए बात की बात है, लेकिन 2 और 4 तो कंफर्म रूप से नहीं होगा। उसी तरीके से 2 के अपोजिट 4 और 5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के साथ में 4 और 5 लगा हुआ है। 2 के साथ में 4 और 5 लगा हुआ है, नहीं हो सकता है। 4 के अपोजिट 4 यहां पर है, तो 4 के साथ में तो 5 और 2 है, तो 5 और 2 नहीं हो सकता है। इसका मतलब 5 के अपोजिट में कौन हो सकता है? तो या तो 1 या तो 3 या 6। 2 के अपोजिट या तो 1 या 3 या 6। 4 के अपोजिट या तो 1 या 3 या 6। इसका मतलब अभी कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि 5 या 2 या 4 के अपोजिट कौन होगा। 5 या 2 या 4 के अपोजिट कौन होगा? तो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या 6 होगा। अभी क्या होगा बात की बात है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 5 का अपोजिट कौन होगा, 4 का अपोजिट कौन होगा, या 2 का अपोजिट कौन होगा? तो या तो 1 या तो 3 या 6 में से कोई एक होगा, है ना? अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ नियम भी बताएंगे। उस नियम से आप किसी भी 2 नियम है पूरा का पूरा डाइस में, इस दोनों नियम को, एक कॉमन और 2 कॉमन, बस इसी दोनों पर पूरा सवाल बन जाता है। चाहे खुला हुआ पासा हो, ओपन डाइस हो, चाहे क्लोज डाइस हो। क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाना हो या ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना हो, उन सब में हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखो अभी, अब बताओ ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें कौन मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानक पासा नहीं है? ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कौन मानक पासा नहीं है। तो आप देख सकते हो, देखो, है ना, मानक पासा नहीं है। इसका मतलब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन 6 और 1, दिखने वाले में ये दिखने वाला कभी विपरीत जोड़ा हो ही नहीं सकता है। तो 6 और 1 मिला के 7 हो गया, मतलब 6 के अपोजिट में 1 नहीं हो सकता है, तो ये मानक पासा नहीं है। यही नहीं है मानक पासा, तो आंसर क्या होगा? 2। समझ गए? यही मानक पासा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो, अब इसमें 2 नियम है, पूरा का पूरा ध्यान रखना, बस थोड़ा सा समय देना है इस पर, और पूरा डाइस का ये 2 नियम तुरंत में समझ में आ जाएगा। इस पर बेस क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा आपको, इस पर बेस क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। दोनों फिगर में एक ही पासे के 2 फिगर दिए हुए हैं, एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए हुए हैं, एक ही पासे के 2 फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, एक ही पासे के 2 फिगर दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? अभी सबसे पहले, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, यदि एक सतह उभयनिष्ठ हो, एक सतह उभयनिष्ठ हो, और ये भी कह सकते हो केवल एक सतह,
उभयनिष्ठ हो, केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो तो बस ये ध्यान रखना। उससे भी पहले एक बात ध्यान रखो, ये जो दोनों फिगर है ना, एक ही पासे के दो अलग अलग रूप है। एक ही पासे को, जैसे एक पासा है, एक डाइस है, उसको फेंका, दो दिखा, उसी को हमने फेंका, तीन दिखा। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग पासा है, पासा एक ही है ना। पासा कैसा है? एक ही पासा है, ठीक है। उसी पासे के दो अलग अलग रूप हैं, मतलब उसी को दो तरीके से देखा गया है। इसमें 1 5 2 दिख रहा है, इसमें 4 6 5 दिख रहा है। ये दोनों में जो कॉमन है, कॉमन तो कॉमन एक ही है, यही नियम है। पहला रूल क्या है? दोनों में केवल एक सतह कॉमन हो, एक सतह उभयनिष्ठ हो, दोनों में, समझ गए? दोनों में एक सतह उभयनिष्ठ हो, अगर समझ गए, उसको ना ऊपर नीचे जो कॉमन है लिख लो, और कॉमन से घड़ी के दिशा में एक ही दिशा फॉलो करना। इसमें घड़ी की दिशा में कौन है? एक, तो एक लिखो, फिर दो तो दो लिखो। इस कॉमन से घड़ी के दिशा में, कॉमन से घड़ी के दिशा में 4 6, ठीक है, ऐसे लिखो। अब इसके बाद जो जिसके सामने है, 2 और 6 अपोजिट होगा। 2 के सामने 6 है तो 2 और 6 अपोजिट होगा। 1 और 4 अपोजिट होगा, क्योंकि 1 के सामने 4 है तो 1 के अपोजिट 4 होगा। अब 5 के अपोजिट 5 तो होगा नहीं, सेम है, तो 5 के अपोजिट कौन होगा? तो टोटल 6 नंबर होता है। 5 दिख रहा है, 1 2 4 6 दिख रहा है, बचा कौन? 3, तो 3 होगा। तो 5 के विपरीत कौन होगा? 3 होगा, ठीक है। ये जो पहला नियम है उसको अगले एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। देखो, इस दोनों फिगर में कौन कॉमन है? जो कॉमन है उसको देखो, डी और डी कॉमन है। जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, ऐसे लिख लिया। अब कॉमन से दोनों में एक ही दिशा को मूव कराना है, कॉमन से शुरू करना, कॉमन से बी और उसके बाद सी। इसमें कॉमन जो है, ध्यान रखना, कॉमन से घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन को दोनों में फॉलो। इसमें क्लॉक तो इसमें एंटी क्लॉक नहीं, फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो डी, डी के बाद क्या? ए, ए के बाद क्या? एफ। सी और एफ आमने सामने है, ए और बी आमने सामने है। सी एफ के विपरीत सतह पे है, बी ए के विपरीत सतह पे है। डी के विपरीत पे कौन होगा? डी तो सेम है, तो डी होगा नहीं, तो बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ, तो कौन होगा? ई। समझ गए? तो कौन होगा? ई होगा। ठीक है, तो देख लो अभी। अब देखो, अब जो दूसरा नियम है, कोई दो सरफेस कॉमन हो, यदि दो सतह उभयनिष्ठ हो, दो सतह उभयनिष्ठ हो, यदि दो सतह उभयनिष्ठ हो, ठीक है, यदि दो सतह उभयनिष्ठ हो, समझ गए? यदि दो सतह क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तो यदि दो सतह उभयनिष्ठ हो तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है? बोलो कितना कॉमन है? तो देखो, 2 भी है, 5 भी है। ऐसा नहीं समझना कि सर केवल एक सतह वाला सोच लें, केवल एक नहीं है, इसमें दो कॉमन है ना। दो कॉमन मतलब 2 5 2 5 कॉमन है। तो जब भी ये नियम है क्या? दो सतह अगर कॉमन है, दो सतह पे आने वाला एलिमेंट कॉमन है, तो दोनों में जो तीसरा बच गया, फिर से समझना, दोनों में जो तीसरा बच गया, इसमें 4 बच गया और इसमें कौन बच गया? 6 बच गया। ये आपस में विपरीत पोजीशन पे रहेगा। एकदम ध्यान रखना, दो कॉमन के बाद, कितना कॉमन के बाद? दो कॉमन अगर हो किसी दो फिगर में, एक ही डाइस के दो फिगर में दो पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट कॉमन हो, जैसे इस एग्जाम्पल में 2 और 5, 2 और 5 कॉमन है, तो 2 और 5 पहले फिगर में, 4 बच गया, दूसरे फिगर से 6 बच गया, तो जो तीसरा बचता है दोनों में, पहले का तीसरा और दूसरे का जो तीसरा, वो निश्चित रूप से एक दूसरे के विपरीत स्थान पर होगा। बस इससे हम केवल इतना ही बता सकते हैं कि दो कॉमन के बाद जो तीसरा बच गया एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अभी देखो, अभी बताओ इस दोनों में कितना कॉमन है, तो 5-6 कॉमन है। इससे ये समझ में आ गया कि एक जो बच गया दोनों में और ये 2 बच गया, ये एक दूसरे के विपरीत होगा, मतलब 1 और 2 विपरीत पोजीशन पे होगा। 1 और 2 क्या होगा, विपरीत पोजीशन पे होगा। समझ गए, 1 और 2 क्या होगा, तो विपरीत पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये हो गया नियम। अब इसमें ध्यान एक चीज रखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं एकदम ध्यान से समझना कि इस दोनों नियम, 2 नियम समझे, इस दोनों नियम में प्रायोरिटी हमेशा 2 कॉमन वाले को देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाले से आंसर नहीं आएगा, लेकिन दोनों में अगर 2 कॉमन वाला पहले मिल जाए उसी को प्राथमिकता देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो दूसरा नियम है उससे आंसर नहीं आएगा, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि जो दूसरा नियम है उससे कुछ और आंसर आएगा, पहले नियम से कुछ और आएगा। अगर आंसर दोनों नियम से मिलाकर आना भी है अगर किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आंसर सेम आएगा, कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। अगर डिफरेंट आ रहा है या तो आप नियम गलत लगा रहे हो या क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, यानी आप नियम सही से नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, लिखा है 4 नंबर के सतह के साथ सतह के विपरीत, मतलब 4 के विपरीत सतह में कौन सी संख्या दिखाई देगी। 4 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या दिखाई देगी ये बताना है। 4 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या दिखाई देगी आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि 4 के विपरीत कौन होगा। तो आपको इसके लिए क्या तरीका अपनाना है, तरीका ये अपनाना है इसमें कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखते हैं। देखो अब इसमें 4 के विपरीत है, देखो 4 यहां पर है ना, समझ गए। उसके विपरीत कौन होगा, तो हमें देखो 3 दोनों में कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन है, बोलो 3 है कॉमन। जो कॉमन है ना, उस कॉमन को देखो, कॉमन से क्लॉक डायरेक्शन में 4 और 6, इसमें कॉमन से क्लॉक डायरेक्शन में 1 और 2। 4 के अपोजिट कौन होगा, तो जो 4 के सामने आया है 1, 4 ही का पूछ रहा है, बाकी से मतलब है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। 4 ही का पूछ रहा है, बाकी से मतलब है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। समझ गए। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखो। देखो क्या है क्वेश्चन, 3 सबसे नीचे है, मान लो इसमें 3 सबसे नीचे है, क्या संख्या शीर्ष पर होगा। मतलब 3 के विपरीत पूछ रहा है, बस ऐसे समझना, 3 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत कैसे बता पाओगे, बोलो 3 के विपरीत, दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो इसमें प्राथमिकता देना, 2 कॉमन है ना, 5 और 2, तो 3 के विपरीत कौन होगा, 4 होगा। जो बच गया इसमें तीसरा है, जो बच गया इसमें तीसरा, तो आंसर क्या होगा 4। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो चिन्ह है, हमने बताया भी था कि साइन के हिसाब से भी होता है। इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखो, इसके अपोजिट पूछ रहा है, देखो इसके अपोजिट पूछा जा रहा है, तो दिल का आकार, दिल के आकार का अपोजिट, किसके अपोजिट पूछ रहा है, तो दिल के आकार का अपोजिट पूछ रहा है। समझ गए, हार्ट शेप है उसके अपोजिट क्या होगा। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, स्टार स्टार, है ना, यही कॉमन था, एक ही कॉमन है। इसके घड़ी के दिशा में ये देखो सर्कल है, और ये देखना ये दोनों में अंतर है, ये शेडेड है ये अनशेडेड है। फिर इसमें इससे ये देखो शेडेड है और ये अनशेडेड था, और इसके बाद क्या होगा, दिल शेप्ड होगा।
तो दिल के अपोजिट कौन है? ये है, लेकिन अनसेडेड वाला है। अनसेडेड है तो क्या होगा आंसर? डी होगा। जो जिसके सामने है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको घूर्णन विधि भी बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर हम इसका देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देख लें पहले। जैसे देखो, अगर आपसे क्या पूछा है, जब शीर्ष 6 शीर्ष पर हो, जब शीर्ष 6 ऊपर हो तो उसके नीचे क्या होगा, मतलब 6 के विपरीत क्या होगा पूछ रहा है। सबसे पहले बोलो इसमें 6 कहाँ पर है, तो 6 एक ही जगह पे है। 6 के साथ कौन सा 2 नंबर है, तो 6 के साथ 2 और 3 है। 6 के साथ कौन सा नंबर है, 2 और 3। क्या 2 और 3 कहीं है, तो है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं भी है। तो 2 और 3, 2 और 3 को छोड़कर यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 के अपोजिट कौन होगा, 1 होगा, है ना। उससे भी करोगे वही होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो दूसरा नियम लगाएंगे उससे अलग आंसर आएगा। जैसे देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन एक ही है, कौन, 1। तो 1 कॉमन है, ऊपर नीचे लिख लो। इससे घड़ी की दिशा में चलो, 5 4, इससे घड़ी की दिशा में चलो, 3 2। तो 4 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3, तो 1 के अपोजिट कौन होगा, तो 5 4 3 2 हो गया, तो बचा कौन, 6 ना। तो 6 के अपोजिट पूछ रहा है तो 1 होगा। यहाँ से भी आंसर वही होगा, इसलिए अलग अलग नियम नहीं चलाएंगे। प्राथमिकता हमेशा 2 कॉमन वाला करेंगे, प्राथमिकता हमेशा 2 कॉमन वाला करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। प्राथमिकता हमेशा 2 कॉमन वाला करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, आशा करते समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको प्रैक्टिस के लिए आप बनाएंगे, साथ साथ अभी देख सकते हैं। हमने बोला था इसमें ना जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर ही हो। इसमें क्या है देखो, जब पीला सबसे ऊपर है तो नीचे का रंग क्या है, मतलब येलो इज एट टॉप, व्हाट कलर इज विल बी बॉटम, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे में एकदम ध्यान से समझना कि आपको किसके बारे में पूछ रहा है। पीला, येलो कहाँ है, बताओ, येलो पहले में है, पहले फिगर में आपको दिख रहा है येलो। येलो के साथ में दोनों कौन है, ब्लू और ऑरेंज। ब्लू ऑरेंज कहीं है, तो ब्लू ऑरेंज देखो दूसरे में ही है, ब्लू और ऑरेंज। तो कह सकते हैं इन दोनों में 2 कॉमन है, तो जो तीसरा बच गया, तीसरा बच गया, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो येलो के अपोजिट कौन होगा, वायलट होगा। येलो के अपोजिट कौन होगा, तो वायलट होगा, ठीक है। तो देखो अब समझ में आ रहा है, ये जो क्लोज डाइस है ये समझ में आ गया सबको। इसमें एक क्वेश्चन करो और देखो, यहाँ पे जी के विपरीत कौन है, जी के विपरीत कौन सा अक्षर है। इसको आप, जैसे आप रिकॉर्डिंग देख रहे होगे ना, इसको पहले पॉज कर लो अपना, फिर इसका आंसर निकालो, फिर मेरा आंसर देखना, तो मज़ा आएगा आपको, समझ में आएगा कि सर जो बता रहे हैं उससे मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो देखो, अगर देखें जी के विपरीत कौन सा अक्षर है, जी के विपरीत जी है कहाँ, जी बहुत जगह पर है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, जो भी हो, लेकिन इन दोनों में देखो तो आर ही कॉमन है। जो कॉमन उससे घड़ी के दिशा में बढ़ो, तो आर के क्लॉक डायरेक्शन में ओ, यहाँ आर के क्लॉक डायरेक्शन में जी, जी का ही पूछ रहा है। ये पहला पोजीशन पे ओ, पहला पे जी, तो जी और ओ अपोजिट होगा एक दूसरे के, तो बाकी पूरा बनाने का जरूरत है नहीं, एक ही लेटर का पूछ रहा है, जी के ही अपोजिट बताना है, तो ओ हो जाएगा, है ना। देखो अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ना 1 से लेके 6 तक ही हो। अब देखो 9 भी है, 5 भी है, 7, कुछ भी नंबर हो सकता है। 3 के अपोजिट पूछ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है, देखो 9 कॉमन है। इसके घड़ी की दिशा में फर्स्ट पोजीशन पे 5 है, 9 के घड़ी की दिशा में 3 है, तो 3 के अपोजिट कौन है, 5 है।
तो 5 3 के अपोजिट इसके पहला पोजीशन पे, उसके पहला पोजीशन पे, तो 3 और 5 अपोजिट है तो 5 हो जाएगा, 3 और 5 अपोजिट है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखो डाइस को अगर खोल दिया जाए, उसको खुला हुआ पासा बोलते हैं, ओपन डाइस बोलते हैं। डाइस को अगर खोल दिया जाए तो उसी को खुला हुआ पासा बोलते हैं, उसी को ओपन डाइस बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, तो अब देख लो, अब ये दिख रहा है सबको एकदम। इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से समझना, इसको एक बार इससे बता रहे हैं, इससे फिर ऊपर जाएंगे उसमें। देखो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, देखो ये डब्बा है मान लो, है ना, 6 सतह से बना हुआ। देखते हो गिफ्ट करते हो तो, गिफ्ट करते हो तो एक डब्बा होता है ना, एक डब्बे में 6 सतह होता है, 6 तरफ से बंद होता है ना। जैसे कभी हम लोग, याद होगा हम लोग कभी जैसे किसी पूजा में गए तो प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद जब मिलता है तो, है ना, दोना बोलते हैं, दोना, दोना बंद करके बना लिया जाता है। उसका 6 सतह होता है, मतलब 5 तरीके से होगा, छठा बंद हो जाता है ना, इस तरीके से। तो अब देखो इसमें ऐसे, देखो अब हम कह सकते हैं ये फेस और ये फेस अपोजिट है, और ये फेस और ये फेस अपोजिट है। मान लो ये 4 है, लिख दो इस पर। तो अब देखो ये जो बच गया, मान लो ये 5 होता है, ये बच गया, और ये क्या होगा, यही डिब्बा बंद हो जाएगा। ये वाला इसके अपोजिट है, तो इसको हम ऐसे समझना, मान लो यहाँ पर 6 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 और 2 है। इससे ये समझ में आया कि 1 के अपोजिट 2 है, देखो 1 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 है, और बच गया 5 के अपोजिट 6 है। हम कह सकते हैं इसमें ना एक छोड़कर अल्टरनेट, पूरा ओपन डाइस में यही ध्यान रखना, अल्टरनेट पोजीशन पे आने वाला जो भी फेस होगा एक दूसरे के अपोजिट माना जाएगा। 6 और 5 अपोजिट है, 3 और 4 एक छोड़कर, इस लाइन में देखो 1 और 5 नहीं, 1 और 5 को छोड़कर 2, 1 और 5 अल्टरनेट पोजीशन पे जो होगा वो अपोजिट होगा। जैसे ये बैक है, एक छोड़कर देखो ये फ्रंट होगा, ये टॉप है, एक छोड़कर टॉप ऊपर वाला है तो बॉटम वाला होगा, ये लेफ्ट में है तो राइट में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी देखो इसी को समझने के लिए एक्चुअल में इसमें करते क्या है, इसमें ना एक लाइन में, ठीक है, इसमें एक लाइन में देखते हैं, ठीक है, कि एक लाइन में जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 सतह है। ठीक है, इस 6 सतह में, है ना, कितना होगा, तो 6 सतह में कितना होगा अगर ये पता करना है। ठीक है, 6 सतह में कितना है ये पता करना है। तो अब देखो अल्टरनेट पोजीशन, एक छोड़कर, एकांतर, जैसे 1 और 3 एक छोड़कर है, 2 और 4 एक छोड़कर है, 5 और 6 एक छोड़कर है। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया। उसी तरीके से बी और डी अपोजिट होगा, सी और ई अपोजिट होगा, जो बच गया वो अपोजिट पेयर पे होगा। जैसे इस लाइन में देखो तो एंड और हैश अपोजिट होगा, डॉलर और एट द रेट होगा, तो जो बच गया 2 वो भी अपोजिट पेयर होगा, क्योंकि 3 जोड़े होते हैं अपोजिट का, तो स्मॉलर ग्रेटर के अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखो अब यही एक क्वेश्चन है, देखो फिलहाल तो ऐसे समझ लो। ठीक है, क्या लिखा है नीचे, एक खुला हुआ पासा की आकृति दी गई है, इसे तह करने पर, मतलब मोड़ देने पर, फोल्ड कर देने पर कौन सी आकृति दिखेगी। इसमें ना कुछ नहीं है, देखो ये खुला हुआ पासा दे रखा है ना, इस खुले हुए पासे में से डिसाइड करना कौन किसके विपरीत है। ठीक है, और यहां से एक बात ध्यान रखना, 1 मिनट पहले इसको लिख लो पहले सब लोग, उसके बाद फिर इस पर आते हैं। पूरे डाइस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विपरीत सतहों पर आने वाला, विपरीत सतहों पर आने वाले एक साथ कभी नहीं दिखेगा, एक साथ कभी नहीं दिखेगा,
नहीं दिखेगा तथा एक साथ कभी नहीं छुपेगा, तथा एक साथ कभी नहीं छुपेगा, कभी नहीं छुपेगा। ये क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख लो, इसको समझ लो कि ऐसे समझना, जो विपरीत सतह पर है, खुद सोचो, जो विपरीत सतहों पर है, कंफर्म हो गया एक दूसरे के विपरीत है। जो विपरीत है वो तीन फेस जो दिखता है पेपर पे हमको, उस तीनों में से, तीनों फेस में से दोनों साथ में दिखेगा तो हम उसको विपरीत मान सकते हैं? कभी नहीं। तो इसलिए याद भी रखना, पूरे डाइस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विपरीत सतहों वाला मतलब अपोजिट वाला कभी एक साथ नहीं होगा, और जो एक साथ है वो कभी अपोजिट नहीं होगा, और साथ साथ एक साथ दिखेगा भी नहीं, एक साथ छुपेगा भी नहीं। छुपेगा मतलब पीछे नहीं छुपा हुआ होना चाहिए। विपरीत वाले को ऐसे याद रखना दिमाग में कि अगर कोई दुश्मन है, मान लो दोस्त नहीं है, तो दुश्मन है मतलब विपरीत नेचर का है, एक दूसरे के अपोजिट नेचर का है। तो जो अपोजिट नेचर का है एक साथ दिखेगा ही नहीं तुमको, और जो एक साथ दिख रहा है मतलब वो अपोजिट है नहीं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि विपरीत सतहों पर आने वाले एक साथ कभी नहीं दिखेगा और एक साथ कभी छुपेगा भी नहीं। उसी का यूज करते हैं। देखो कैसे, अभी सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, इसमें कौन किसके अपोजिट है। तो 1 3 के अपोजिट है, यहाँ लिखना होगा, लिख लेना जरूर से। 5 6 के अपोजिट है, अल्टरनेट वाला ही अपोजिट होता है, 2 और 4 अपोजिट है। अब ये बताओ, 1 और 3 कंफर्म हो गया, 1 और 3 कंफर्म हो गया कि अपोजिट है। तो जो अपोजिट वाला एक साथ दिख रहा है, मतलब ये तीनों कभी, तीनों पोजीशन अगल बगल वाला है ना, अपोजिट तो हो नहीं सकता है, बताया बहुत पहले। 1 3 साथ में दिख रहा है, जबकि ये कंफर्म हो गया कि अपोजिट है अल्टरनेट के कारण। इसका मतलब यहाँ एक साथ दिख रहा है, तो इससे ये वाला पासे नहीं बनाए जा सकते, ये संभव नहीं है। मतलब अपोजिट पोजीशन पे आने वाला अगर एक साथ आपको दिख रहा है, अपोजिट पोजीशन पे आने वाला अगर एक साथ आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस यही है कि वो पासा संभव नहीं है। अब बताओ, इसमें 5 और 6, जबकि 5 और 6 विपरीत है कंफर्म, और यहाँ दिख रहा है, तो ये भी संभव नहीं है। यहाँ पे देखो 4 है और 2 है, जबकि 4 और 2 दोनों दिख रहा है, जबकि निश्चित हो गया है कि 4 और 2 क्या होगा? अपोजिट है। तो 4 2 अपोजिट है और वो दिख रहा है, मतलब ये पासे संभव नहीं है, इससे बनाए हुए पासा संभव नहीं है। तो अब बच गया डी, यही होगा। अब बच गया डी, यही होगा आंसर। अब ये अगर आंसर होगा तो क्यों होगा? जैसे 3 है तो ठीक है ना, 3 के साथ जो जो अपोजिट था वो नहीं दिख रहा है इसमें, बढ़िया बात है। 6 है तो 5 नहीं है, 2 है तो 4 नहीं है, तो यही संभव है और यही सही भी है। यही संभव है और यही सही भी है। समझ गए? यही संभव भी है और यही सही भी है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब देखो, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब ये क्वेश्चन देखना। अब इसमें क्या था, अभी क्या था पिछला क्वेश्चन में? तो खुला हुआ पासा था, ओपन डाइस था, क्लोज डाइस बताना था, कौन सा संभव है। अब क्या है, बंद पासा दिया हुआ है, मतलब पासे दिए हुए हैं, और कौन सा इसमें ओपन डाइस हो सकता है, कौन सा संभव है। 3 पासा देकर ये ABCD में कौन संभव है ये पूछ रहा है। तो कुछ भी हो जाए, पहले इसमें ये डिसाइड कर लो कौन किसके विपरीत होगा। कुछ भी हो जाए, पहले ये डिसाइड कर लो कौन किसके विपरीत होगा। क्लियर है? तो कौन किसके विपरीत होगा अगर ये पता चल जाए, कौन किसके विपरीत होगा अगर ये पता चल जाए आपको, समझ गए, तो हमारा काम हो जाएगा। अब बताओ, इन दोनों फिगर में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। देखो, इन दोनों फिगर में अगर 3 कॉमन है, आप देख सकते हो, इन दोनों फिगर में अगर 3 कॉमन है तो 3 को ऊपर नीचे लिख लो। लिख लिया। इसमें 3 के घड़ी के दिशा में बढ़ो, 1 और 5, 1 और 5 लिखो। इसमें 3 जो कॉमन था उससे 2 और 4 हो गया, 2 और 4 लिखो उसी सीक्वेंस में। इससे फायदा ये हुआ, 2 और 4 तो पता चल गया 5 और 4 विपरीत है,
1 और 2 विपरीत है, और 3 के विपरीत कौन होगा? तो 3 तो होगा नहीं। 1 5 4 2 हो चुका, बचा कौन? 6। इसका मतलब 3 पेयर मिल गया, विपरीत वाला 3 पेयर समझ में आ गया, 3 पेयर आ गया। विपरीत वाला अगर 3 पेयर आ गया तो आप ऐसे समझो कि आपको ऐसे समझना है कि बताओ 4 और 5 कंफर्म है विपरीत है, यहां साथ में दिख रहा है, देखो अगल बगल, अल्टरनेट पे नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसमें देखो 3 और 6 दिख रहा है ना साथ में, जबकि 3 और 6 विपरीत होना चाहिए। अगल बगल अल्टरनेट पे होता तो विपरीत मान लेते, ये भी नहीं संभव है। फिर देखो इसमें 5 और 4 दिख रहा है तीसरे में, सी में 5 और 4 एक साथ दिख रहा है, ये भी संभव नहीं है, जबकि विपरीत है कंफर्म। अब बताओ 4 के अल्टरनेट पे 5 है ना, 1 के अल्टरनेट पे 2 है ना, और 3 के मतलब 3, जब ये 2 पेयर मिल ही गया तो 3 और 6 भी अपोजिट है, यही संभव है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पासे में, मतलब पासे का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका अपनाना है। तो आपको दिख रहा होगा सबको, बस यही होता है इसमें, देखो खुला हुआ पासा है ऐसे करके सारे। ठीक है, एक बार देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, पहले उसको हम लोग देख लें, जो PYQ में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। देखो जैसे ये है, इस क्वेश्चन में बस एक जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में एरर था, यहाँ पे 4 डॉट है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 4 फिगर है, किसी एक ही ठोस की घूर्णित रोटेटेड स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ठोस के विभिन्न फलक भिन्न भिन्न प्रतीकों जैसे बिंदुओं, क्रॉस तथा रेखा द्वारा चिन्हित हैं। दिए गए चित्रों के बाद आने वाले 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। 3 प्रश्नों के क्या दीजिए? उत्तर दीजिए, समझ गए। इस 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, एकदम ध्यान से समझना, इसमें सबका दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले ये डिसाइड कर लो, जैसे अभी देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, चारों फिगर में से सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कौन किसके अपोजिट है। तो ये देखो 2 डॉट है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो 2 डॉट कॉमन है ना, तो ऊपर नीचे 2 डॉट लिख लो। इससे घड़ी के दिशा में ये लाइन है, रेखा बोलते हैं, रेखा, है ना। उसके बाद कौन है? 3 डॉट है, क्योंकि इस पर बेस 3 क्वेश्चन था। इसके बाद देखो क्रॉस है, दूसरे में जो कॉमन था उससे, फिर उसके बाद कौन है? डॉट है। अब बताओ, 1 डॉट के अपोजिट 3 डॉट, रेखा के अपोजिट क्रॉस, और 2 के अपोजिट दो तो होगा नहीं, कौन होगा? तो जो बच गया, कौन बचा? 4 डॉट अभी तक यूज नहीं किया था, तो 4 डॉट, यही इसके अपोजिट होगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तो बस अब इस पर बेस क्वेश्चन है ना। अब देखो इस वाले में, यहाँ पर बस ये ध्यान रखना, ये 4 डॉट था इसमें। तीनों के लिए हमने ये सॉल्व कर लिया। एक बिंदु के अपोजिट कौन होगा? एक बिंदु के अपोजिट कौन होगा? 3 डॉट, 3 बिंदु, 3 बिंदु, है ना। फिर देखो इसमें भी वही है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, है ना, डॉट छूट गया था। अब बताओ, 2 बिंदु के अपोजिट, 2 बिंदु के अपोजिट किया था ना अभी। 2 बिंदु के अपोजिट कौन है? 4 बिंदु। तो 2 बिंदु के अपोजिट कौन होगा बोलो? 4 बिंदु। 4 बिंदु कौन सा ऑप्शन में है? सी में है। उसके बाद क्रॉस के वाले में, क्रॉस के अपोजिट कौन है? तो रेखा है, तो रेखा हो जाएगा। क्रॉस के अपोजिट कौन है? तो रेखा है ना। ठीक है, क्रॉस के अपोजिट क्या है? तो रेखा है। समझ गए सब लोग? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो एक क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो।
ठीक है, बस इसमें देखना, एक घन के फलकों पर 1 से लेकर 6 तक के अंक चिन्हित किए गए हैं। घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, 2013 का प्रश्न है, पूछ रहा है, यूपीएससी सी सेट में ही पूछा हुआ है। घन पर क्रमशः चिन्हित 2 फलकों ए और बी पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं? संभावित अंक क्या हो सकते हैं? ठीक है, संभावित अंक क्या हो सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, संभावित अंक क्या हो सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इसको। ये ए के जगह क्या होगा, बी के जगह क्या होगा। ठीक है, ए के जगह क्या होगा और बी के जगह क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो ए के जगह क्या होगा, बी के जगह क्या होगा, ये पता करना है। इसके लिए अब क्या करें, तो पहले तो कौन किसके विपरीत है पता कर ले। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। देखो, तो दोनों में जो 3 कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख दें। किसमें है, देखो इन दोनों फिगर में 3 कॉमन है, ऊपर नीचे लिख दें। इससे घड़ी के दिशा में, इससे 2 और 1 बढ़ जाए, इससे 6 और 5 बढ़ जाए। इससे पता चल गया 1 और 5 अपोजिट है, 2 और 6 अपोजिट है, और 3 और जो बच गया कौन, 4, तो 4 अपोजिट होगा, यानी 5 के अपोजिट 1 है। अब बताओ, इसमें पूछ रहा है ना ए और बी में क्या संभावित मान हो सकता है, तो 5 अगर है यहाँ तो 1 कभी आ सकता है इसमें, क्योंकि 5 और 1 विपरीत है, तो 1 नहीं हो सकता है। 5 और 1 विपरीत है, इससे पता चल गया। तो 5 के अगल बगल में अगर 1 कर दोगे तो विपरीत नहीं माना जाएगा, तो विपरीत वाला दोनों एक साथ दिखेगा नहीं, दोनों नहीं दिखेगा। तो 5 है तो 1 नहीं है, 5 है तो 1 नहीं है, तो क्या होगा बताओ, 5 है तो 1 नहीं है, तो क्या होगा, तो हम क्या करें बताओ। हम यही कर सकते हैं इसमें कि 5 के, तो अगर कंफर्म है तो 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता है मतलब 1 ए और बी में से कोई नहीं होगा। तो 1 देखो यहाँ पर है, बी में नहीं होगा, सी में भी 1 है, नहीं होगा, डी में भी नहीं है। इस ऑप्शन के हिसाब से यही संभव है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन के हिसाब से यही संभव है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो देखिए, इसका अगला क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस अगले क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है देखो, है ना, 6 वर्ग आगे और पीछे से रंगीन है ना, रंग दिया हुआ है क्या क्या, तो लाल उस सबको दिखाया हुआ है, रेड से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और व्हाइट, है ना, एक साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या कह रहा है, घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, इसको मोड़ा जाता है घन बनाने के लिए, फोल्ड किया जाता है। तो सफ़ेद चेहरे के विपरीत कौन सा चेहरा होगा, सफ़ेद फेस है, सफ़ेद मतलब व्हाइट, इसके अपोजिट कौन होगा। तो अब ये बताओ, इसमें तो कंफर्म है कि जी और ओ अपोजिट में है, क्योंकि अल्टरनेट पे है जी और ओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जी और ओ अपोजिट होगा। तो बताओ वाई के साथ में कौन है, तो देखो इसके बगल में ओ है, डब्लू है, जी है, ये भी तो है, देखो ये जुड़ा हुआ है इससे, ये भी बी है, तो वाई के 4 साथ में है, तो वाई के अपोजिट एक ही होगा, आर, तो आर और वाई अपोजिट होगा, तो बच गया कौन, डब्लू बच गया, है ना, और कौन बच गया, बी बच गया। तो व्हाइट के अपोजिट कौन होगा, ब्लू होगा, बी। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन में बी आंसर होगा। समझ गए, सी ऑप्शन में बी आंसर होगा। ठीक है, तो देखो आप समझ सकते हो, डाइस आपको समझ में आया होगा, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, सब हमने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अच्छे से समझा दिया। इसी में अब हम लोग इसी में क्यूब एंड क्यूबॉइड, वही घन और घनाभ, क्योंकि घन का ही भाग है ये, है ना। तो इसमें करते क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन होता क्या है, घन और घनाभ में जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो पहले उसके लिए देखो एक बार, ऐसे घन का और घनाभ का आकार हमने बताया भी था। अब ये देख लेना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो दिख रहा है ना, रूबिक क्यूब जैसा दिख रहा है, इस रूबिक क्यूब में अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो कॉर्नर पर, कोने पर जो है 1 2 3 दिख रहा है, तो 3 सतह है, इस तीनों सतह में, इस कोने पर जो तीनों सतह है वो रंग
ये हरे से है, ये पीले से है, ये लाल से। तो 3 कॉर्नर पर 3 सतह रंगा हुआ है, समझ गए? कॉर्नर पर 3 सतह रंगा हुआ है, एकदम ध्यान रखना कि कॉर्नर पर क्या है, तो 3 सतह रंगा हुआ है, कॉर्नर पर 3 सतह। तो ये जो क्यूब है, ये जो घन है, एक्चुअल में होता क्या है इसमें, पहले ये हम दिखा रहे हैं, फिर इसको हम बता भी रहे हैं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि एक घन दिया रहता है ना, मान लो 4 सेंटीमीटर का है, 5 है, उसमें बराबर 1-1 सेंटीमीटर का बहुत सारे घन काटने होते हैं, ठीक है? तो घनों की कुल संख्या क्या होगी ये बताना होता है, ठीक है? घनों की कुल संख्या क्या होगी ये बताना होता है, अलग अलग तरीके से पूछा रहता है। तो पहले ये समझना है कि कॉर्नर पर आने वाला, कोना पर जो आएगा, कॉर्नर पर आएगा, वो उसके 3 सतह रंगे होंगे, चाहे एक ही रंग से रंगा हो, चाहे अलग अलग रंग से रंगा हो, लेकिन उसके 3 सतह रंगे होंगे, ठीक है? इसको और इसको छोड़कर जो किनारा होगा, किनारे पर 2 सतह रंगे होंगे। ये एक ऐसा क्यूब दिख रहा है जिसका हरा और पीला है, हरा पीला है। उसी तरीके से देखो, कॉर्नर को छोड़कर ये हरा और लाल है, हरा लाल, तो 2 सतह, तो 2 सतह रंगे कहाँ मिलेंगे? हमेशा कॉर्नर को छोड़कर जो किनारे पर होगा वहां पर 2 सतह रंगे मिलेंगे। कॉर्नर को छोड़कर जो किनारे होगा उस पर 2 सतह रंगे मिलेंगे। और बताओ, अगर किसी एक फेस ही पे ही देखें, देखो ये 2 सतह रंगे मिलेंगे, लेकिन अगर इसमें ऐसे कितने घन हैं जिसके एक सतह रंगे हैं, तो इसका देख लो एक ही फेस पर मिलेगा, किसी और फेस से संपर्क में नहीं होगा। ये फेस एक ही सतह रंगा हुआ है, चाहे वो हरा से हो, चाहे पीला से हो, चाहे वो लाल से हो, जो भी हो, ठीक है? तो इस चीज को समझना है पहले, और इसके बाद क्यूब में होता क्या है उसी का ध्यान रखते हैं। अभी इसको फिगर से बना के समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, क्यूब में होता क्या है, घन में, है ना? तो 4 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाला घन होता है एक, और इसमें 1 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाला घन काटना होता है। 1 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाला घन काटना होता है, ठीक है? तो उसी के लिए देखो, अभी इसको अगर हम लोग देखें तो कैसे समझते हैं, देखना। ठीक है, तो ये देखो एक क्यूब है, मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर, अगर ना भी लगे देखने में तो मान लो एक बार ये क्यूब जैसा है, मतलब क्यूब मतलब प्रत्येक भुजा बराबर है। ये फेस है, इसका अपोजिट फेस है, ये फेस इसका अपोजिट, ये इसका, वही घन, मतलब पासे पासे जैसा ही घन होता है, मतलब घन जैसा ही पासा होता है, ठीक है? तो इसको ऐसे समझना, इसमें अब एक्चुअल में ये जो प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब है ना, और इसमें 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब काटना है, तो क्यूब घनों की संख्या कितनी होगी, छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? इसमें ना सबसे पहले एक एन का वैल्यू निकालते हैं। एन का यूज क्या है हम आगे बताएंगे, लेकिन एन कैसे निकालते हैं, जिस साइड का, जिस प्रत्येक भुजा से बना बड़ा घन है और उसमें जो छोटे घन को काटना है उसका जो डायमेंशन है उससे डिवाइड करो, तो एन का वैल्यू 4। अब एन का वैल्यू देखो, अगर मान लो 10 होता, 10 सेंटीमीटर से बना, 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाला क्यूब होता, उसमें 2-2 सेंटीमीटर का घन काटना होता, तो एन का वैल्यू 5 होता। तो आगे जो भी काम करेंगे हम एन पे काम करेंगे। एन क्या करता है आगे हम डिसाइड भी करेंगे, बताएंगे भी आपको, लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना कि एन, ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो एन होता क्या है, मान लो 18 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा से बना एक घन है, क्या है, 18 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा से बना एक घन है, ठीक है? 18 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा से बना एक घन है, उसमें 3-3 सेंटीमीटर का घन काटना है। 3 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा से बने छोटे घनों की संख्या कितनी है ये बताना है, मान लो। तो एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू क्या होगा, तो 18/3 होगा, तो 6 होगा। अब आगे हम लोग सब कुछ एन पर काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर, अब जैसे ये 4 सेंटीमीटर क्यूब और 1-1 सेंटीमीटर क्यूब
1 सेंटीमीटर क्यूब से बना क्यूब काटना है इसमें। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर का क्यूब निकल जाए उसमें, उसको n का वैल्यू जो n है n बराबर भाग में, मतलब 4 सेंटीमीटर को 4 बराबर भाग में बांटोगे तब 1 निकलेगा। इसलिए जो भी n है उसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, जो भी n है उसको n इक्वल पार्ट में, 1, 2 और 3। इसमें ये भी ध्यान रखना, मान लो 4 भाग बांटना है तो एक कम काटना होता है। 1, 2, 3, 4 है तो 4 भाग में बांटना है 1 सेंटीमीटर का, तो 3 ही कट लगाना होता है, 1, 2, 3। और इधर भी देखो 1, 2 और 3, ठीक है। इसी को आगे मिला लो ऐसे, 1, 2 और 3, ठीक है। इसको देखो 1, 2 और 3, ठीक है। इसको देखो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ऐसे। अब देखने से आपको लग रहा है, अगर ना भी लग रहा है तो एक बार मान लो, ये 4 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा से बना एक घन था, उसमें 1 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा से बना छोटे छोटे घन कट कर लिया हमने, ठीक है। तो अब इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन होता क्या है, देखना ध्यान से। तो अब फिलहाल इसको ना लाल रंग में डुबा दिया गया, इस पूरे घन को लाल रंग में डुबा दिया गया। तब पूछेगा बताओ इसमें ऐसे कितने घन हैं, इसमें ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह लाल रंग से रंगे हैं। इसमें ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह लाल रंग से रंगे हैं। इसमें ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक ही सतह लाल रंग से रंगे हैं। इसमें ऐसे कितने घन हैं जिसके एक भी सतह लाल रंग से नहीं रंगे हैं, मतलब बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है ना, इस प्रकार से। तो मान लो कि ये लाल रंग से रंगा है, ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल घनों की संख्या, छोटे छोटे कुल घनों की संख्या क्या होगा, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। तो हमेशा n पे काम करना और n का क्यूब कर देना, वही आंसर होगा। n गुने n गुने n, मतलब n 4 है तो 4 गुने 4 गुने 4, तो कितना होगा 64। और इसमें भी ध्यान रखना जो कॉर्नर वाला है वो उसका 3 फेस पेंटेड है ना। कॉर्नर को छोड़कर जो साइड वाला है वो उसका 2 फेस पेंटेड है, ठीक है। कॉर्नर वाला 3 फेस पेंटेड है, और जो कॉर्नर और साइड को छोड़कर जो बीच वाला है वो एक सतह रंगा हुआ है, उसका एक सतह रंगा है, ठीक है। अब इसमें ये पूछेगा कि बताओ 3 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होगी। 3 सतह लाल रंग से रंगे हैं, तो लाल में डुबा दिया गया, लाल रंग है। बहुत बार इसमें ऐसा भी होगा, विपरीत सतहों लाल से, उसके दूसरा विपरीत सतह हरा से, तीसरा विपरीत सतह जो होगा वो काला से रंगा हुआ है ना, उस पर भी होता है। इसमें भी वही तरीका है, 3 सतह, 2 सतह और 1 सतह, उसके हिसाब से करना है। तो 3 सतह रंगे घनों की संख्या, 3 सतह रंगे घनों की संख्या, है ना। तो कुछ नहीं करना, हमेशा कॉर्नर के बराबर होता है, और कॉर्नर हमेशा क्यूब हो या क्यूबॉइड हो हमेशा 8 के बराबर होता है। और 3 सतह रंगे होना हमेशा कोने पर मिलेगा, कॉर्नर पर, शीर्ष पर मिलेगा, और शीर्ष की संख्या हमेशा 8 होगा, तो इसमें कभी नहीं बदलेगा, ये 8 होगा। अब 2 सतह रंगे, 2 सतह रंगे हों, रंगे घनों की संख्या, 2 सतह रंगे घनों की संख्या, 2 सतह रंगे घनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कितना, 2 सतह रंगे घनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। देखो 2 सतह कहाँ पर है, किनारे पर है, किनारा कितना होता है 12, तो 12 गुने n-2 कर देना है। 12 गुने n का वैल्यू 4 था, तो 4-2, तो 12 गुने 2 कितना 24, तो 12 गुने 2 कितना होगा 24। केवल एक सतह रंगा, एक ही सतह रंगा, केवल एक सतह
रंगे घनों की संख्या, रंगे घनों की संख्या कितना होगा। अब बताओ केवल एक सतह कहाँ होगा, इसी फेस पर होगा, एक ही फेस पर। ऐसा ऐसा कितना फेस है, 6। इस पर होगा, अपोजिट में होगा, इस पर होगा, इसके अपोजिट, है ना, इस पर होगा, इसके अपोजिट होगा, है ना। तो घनों की संख्या, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें फॉर्मूला 6 गुने n-2 का होल स्क्वायर करना है। 6 गुने n-2 का मतलब n का वैल्यू 4, 4 - 2 2, 2 का होल स्क्वायर, तो 6 गुने 2 का स्क्वायर 4, तो 6 गुने 4 कितना 24, कितने होंगे 24, ठीक है। 6 गुने 4 24, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें, अब इसी को देखो एक बार, थोड़ा ऐसे समझ लो, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो 6 गुने, अब बताओ पेंट होने का कितना तरीका है, जो रंगा हुआ है वो कितने तरीके से रंगा है, तो 3 सतह रंगे, 2 सतह रंगे, या केवल एक सतह रंगे, इतना ही है ना। तो किसी भी तरीके से रंगे कितने हैं, कम से कम एक सतह रंगे कितना होगा, सबको मिला देंगे, कम से कम एक सतह रंगे, एक सतह रंगे कितना होगा, सबको जोड़ देंगे 8, है ना। 3 सतह रंगे हैं, 2 सतह रंगे हैं और एक सतह रंगे हैं, तो 24 24 48 + 8 56 हो गया। तो अब बिना रंगे घनों की संख्या क्या होगी, बिना रंगे घनों की संख्या क्या होगी, बिना रंगे घनों की संख्या क्या होगी। बताओ टोटल कितना था 64, तो टोटल 64 है, 64 में 56 माइनस कर दो, क्या होगा 8, है ना। तो बिना रंगे घनों की संख्या निकालने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो, ठीक है। तो बिना रंगे घनों की संख्या आप ये अपना सकते हो, कैसे, एक तो ऐसे निकल गया, टोटल कितने रंगे हैं निकाल कर, टोटल 64 में से घटा दिया, तो कुछ ऐसे अंदर में घन है जो किसी भी मतलब बाहर से रंग के संपर्क में नहीं है, तो वो कितने हो जाएंगे, 8 घन का जो आयतन होगा उतने आयतन के बराबर जो घन होंगे वो किसी भी रंग से, मतलब बाहर से रंग से संपर्क में नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी ध्यान रखना, बिना रंगे घनों की संख्या के लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हो, बिना रंगे हुए घनों की संख्या का आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, ये ध्यान रखना कि अगर n का वैल्यू कितना है, जितना भी है n का वैल्यू, ठीक है, तो n का वैल्यू जितना भी है उसमें से -2 करो और होल क्यूब कर देना, तो 4 - 2 कितना होगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, आंसर क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब होगा 8, हम वहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब इसी को देखो कैसे, अगर यही n का वैल्यू 5 होता, n का वैल्यू 5 होता तो टोटल कितना होता, कुल घनों की संख्या, 5 का क्यूब करते तो 125, है ना। यहीं से हम विदाउट पेंटेड, बिना पेंटेड, बिना रंगे घन कितने होंगे, विदाउट पेंटेड, नो पेंटेड, बिना रंगे घन, तो पिछला ही क्वेश्चन है, बस n का वैल्यू 5 पर बस बता रहे हैं रिवीजन के लिए, बिना रंगे हुए घन की संख्या कितना होगा, तो n-2 डायरेक्ट निकाल सकते हो, होल क्यूब, n का वैल्यू 5 - 2 तो कितना 3, 3 का क्यूब 27, ठीक है। इसमें 3 सतह रंगे, 3 सतह रंगे घनों की संख्या, 3 सतह रंगे घनों की संख्या, समझ गए, 3 सतह रंगे घनों की संख्या, तो क्या होगा 8 होगा हमेशा, 2 सतह रंगे हों की संख्या क्या होगा, अभी बताया था, 2 सतह हमेशा किनारे पर होता है, किनारा 12 होता है, 12 गुने n-2, 12 गुने n का वैल्यू 5, 5 - 2 3, 12 गुने 3 कितना 36, ठीक है। एक सतह रंगे, एक सतह रंगे, तो 6 गुने n-2 का होल स्क्वायर, 6 गुने 5 - 2 का होल स्क्वायर, 6 गुने 3 का स्क्वायर, 6 गुने 9 तो 54, आप देख भी सकते हो, देखो आप देख भी सकते हो, 54 केवल एक सतह रंगा, 36 और 8, तो 54 36
और 8 मिलाकर कितना 54, 36, 90 प्लस 8 98। 98 तो किसी भी तरीके से पेंटेड है और 125 में से 98 माइनस करोगे तो 27 ही आएगा और हमने 27 देखो पहले ही निकाल लिया है बिना रंगे घनों की संख्या। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको? तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच सबको।